हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम प्रिय रंजन कुमार। यू आर वाचिंग मी ऑन अवेयरनेस गुरु। दोस्तों, आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके ज्ञान के सागर में थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा देगा। और आशा है कि अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये वीडियो लास्ट होने से पहले आपको पता होगा कि कंप्रेसर क्या काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कोई भी कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कब कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इनपुट में क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आउटपुट में क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जिस वीडियो के बिहाफ पे आप यह जान पाएंगे कि एक सेंट्रल चिलर प्लांट में रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो किस तरीके से कंप्रेसर से निकल के कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद ड्राई फिल्टर में, एक्सपेंशन वाल्व होते हुए इवोपरेटर में और फिर से कंप्रेसर में, ये सारा प्रोसेस। और वो कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसके बिहाफ पे हमें कह सकते हैं कि कंप्रेसर के आउटपुट में हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट ही मिलेगा या गैस मिलेगा। ये सारी चीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो के बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप यह जान पाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो किस तरीके से और किस डायरेक्शंस में होता है। तो उस वीडियो पे हम लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंप्रेसर वाले पार्ट को। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये आपको एक सेंट्रलाइज चिलर प्लांट है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि एक आपका इवोपरेटर है, जिसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट जो है वाप बन के जो है वो आपके कंप्रेसर में जा रहा है। कंप्रेसर में ये जो है आपकी इस पाइपलाइन के थ्रू सबसे पहले यहाँ पे इनलेट वाल्व होता है, फिर उसके बाद इम्पेलर होता है। इम्पेलर के बाद यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा कैसिंग बोलते हैं इसे। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये क्या जाता है ये जो आपको जो दिख रहा है, इसका स्टेट जो होता है ये अभी गैसेस स्टेज में है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये अभी तक जो है ये गैस स्टेज में ही होगा। अब इसके बाद जैसे ही ये कंडेंसर सेक्शन में पहुँचेगा, ये कंडेंसर में जैसे ही आएगा कंप्रेसर के बाद, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो ठंडा होएगा और इसके आउटपुट में जो मिलेगा हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा हमें। ठीक है, ये फिल्टर से होते हुए ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट ऑयल को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब बात आते हैं रेफ्रिजरेंट की। अगर कोई भी कंप्रेसर आप यूज करते हैं तो उसमें कितने तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुन के आप चौंक जाएंगे। जिस तरीके से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट -50 डिग्री तक होता है। तो इस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसके सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और उसका कलर कोडिंग क्या होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेंट है R22, जिसका सिलेंडर का कलर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्टैंडिंग प्रेशर 150 से 155 psi, सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi, डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 psi एंड बॉइलिंग पॉइंट C -14.8 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट R134 है। जितने भी सेंट्रीफ्यूगल मिलेंगे कंप्रेसर आपके
जो भी सेंट्रलाइज चिलर प्लांट मिलेगा सब में आपको R134A ही मिलेगा आपको। तो ये बहुत रिमार्केबल है, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो ज़रूर पूछा जाएगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसका तो रेफ्रिजरेंट R600 ये है, पर हमारे इंडिया में बहुत कम जगहों पे यूज होता है। जिसका स्टैंडिंग प्रेशर का मतलब समझते क्या है? स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, उसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बेसिकली ये होता क्या है, तभी जाके आप ये समझ पाएंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज भी कर पाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए मैं R32 के ऊपर के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले ये रेफ्रिजरेंट है R32 का एप्लीकेशन क्या है? जितने भी आपके स्प्लिट यूनिट्स हैं लगे हुए हैं या VRF यूनिट्स वगैरह लगा होता है उसके अंदर ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्टैंडिंग प्रेशर ये है कि जब किसी भी कंप्रेसर को वैक्यूम करने के बाद जो हम रेफ्रिजरेंट टॉप अप करते हैं, तो जिस प्रेशर तक हमें टॉप अप करना है, स्टैंड बाई मतलब जब हमारा मशीन नहीं चल रहा है, बंद है, उस कंडीशन में जो हम प्रेशर टॉप अप करते हैं वो 240 से 245 PSI होता है। सक्शन प्रेशर की बात करते हैं, जब हमारा कंप्रेसर रनिंग स्टेज में है तो जो कंप्रेसर में जो सक्शन हो रहा है वो 110 से 115 PSI होना चाहिए। डिस्चार्ज कंप्रेसर का जो आउटपुट है, जो कंडेंसर में इन करेगा, वो होना चाहिए 175 से 375 PSI, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट सबसे चौंकाने वाला -52 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके पास -52 डिग्री सेल्सियस में भी ये बॉयल होने की कैपेसिटी है। सी ये इसी के वजह से ये सारे रेफ्रिजरेंट की अलग अलग क्वालिटीज होती है, इसी के वजह से हम इन सारे रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका यूज देख सकते हैं। R290 सिलेंडर का कलर आपको येलो कलर का मिलेगा। स्टैंडिंग प्रेशर 125 से 130 PSI। सक्शन प्रेशर जो है 60 से 65 से 70 PSI। डिस्चार्ज 275 से 300 PSI, ठीक है। रेफ्रिजरेंट R407C ये आजकल जो बॉटिव के PCPA आ रहे हैं उसमें यूज होता है। ये PSC है, प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। ये भी बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट है, बहुत ही सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्रेशर 180 से 185 PSI। सक्शन प्रेशर 80 से 90 PSI। डिस्चार्ज 275 से 300 PSI। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार हम आगे के रेफ्रिजरेंट R404 ये का भी यूज करते हैं, जो सिलेंडर का कलर आपके पास देख पा रहे हैं। उसके बाद स्टैंडिंग प्रेशर 180 से 185 PSI। सक्शन प्रेशर 80 से 90 PSI। डिस्चार्ज प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं। रेफ्रिजरेंट R410 ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण रेफ्रिजरेंट है जो आज करेंट वर्ल्ड में यूज होता है, जिसका मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग प्रेशर 225 से 230 PSI। सक्शन प्रेशर 120 से 130 PSI। डिस्चार्ज प्रेशर 450 से 500 PSI। बॉइलिंग पॉइंट्स जो है आपके पास -51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। मोस्टली हमने मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट को हमने कवर कर लिया है। अब हम कोशिश करते हैं कि कंप्रेसर पे चलते हैं और कंप्रेसर के बारे में समझते हैं कि कंप्रेसर है क्या। जब सबसे पहला था तो कंप्रेसर क्या होता है कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी जो कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से करता है, मेन जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट इसके जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर की बात करते हैं। तो कंप्रेसर होता क्या है आपको मैंने बता दिया। अब जो जिस टेक्निक का यूज करता है इसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने में या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कन्वर्ट, उसको सेंट्रीफ्यूगल के तरीके से करता है। तो बात आती है सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है। तो हम उस बात को समझने के लिए हम अपने बचपन के दिनों में चलते हैं, जब किसी एक धागे में एक
पत्थर को लपेट कर उसे हम घुमाया करते थे, तो क्या होता जब हम छोड़ते थे तो वो सीधा निकल जाता था। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा विपरीत डायरेक्शन में लगता है। अगर कोई सेंटर ऑफ एक्सिस है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, और सेंटर ऑफ एक्सिस के को सेंटर मान के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल है, और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। यहाँ पे भी ऐसे ही देख रहे हैं, एक ऑर्बिट है, ये एज ए सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक पत्थर को घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो इधर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल लग रहा है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब आशा है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, एक मोटर लगा होता है, हम कपड़ा को क्या करता है वो हर बार उसके जो वाल है वॉशिंग मशीन की उसके ऊपर फेंकता है, उसके ऊपर थोड़ा खुरदुरे बने होते हैं जिससे हमारा आपका कपड़ा बार बार साफ हो जाता है। घर में माँ और दादी लोग क्या है मक्खन निकालती है, तो वो भी क्या करते हैं बेलन के थ्रू जो मक्खन निकालता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आशा है कि दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इस पॉइंट को, इस प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वो देखिए। सबसे पहले इस सेंट्रीफ्यूगल मान लीजिए कंप्रेसर है, ठीक है, इसका क्या करता है कि ये इम्पेलर लगा हुआ है। अब इसमें ये आपका सक्शन पॉइंट है, जहाँ इनलेट पॉइंट इसको बोल सकते हैं, और ये आपका डिस्चार्ज पॉइंट है। तो अगर हम जैसे इम्पेलर का क्या होता है, ये इम्पेलर जो किसी मोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है। मैकेनिकल एनर्जी को जब मोटर से शाफ्ट से जुड़ा होता है तो जब मोटर को घुमाएंगे तो हमारा इम्पेलर भी घूमेगा। तो इसके अंदर जो भी या तो पानी या हवा है, सपोज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हवा है, तो ये क्या हवा जो है सक किया पहले, और अगर मान लीजिए अगर चलेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली वो सक्शन करेगा, या तो आपके इवोपरेटर पार्ट से लेगा, या फिर अगर इन्वायरमेंट ओपन है तो ओपन इन्वायरमेंट से लेगा। अब देखिए दूसरा काम कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर वोल्टेज और मतलब वेलोसिटी और एरिया जो है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस पॉइंट में देखेंगे जहाँ पे एरिया क्या है कम है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका एरिया बढ़ रहा है। मतलब जब एरिया बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको पता चल गया, मतलब आपका एरिया बढ़ रहा था और तो वेलोसिटी कम हो रहा था क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है कि हाफ mv², मास कांस्टेंट है और आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। तो एक बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए अब कांस्टेंट है क्योंकि ये एक जगह पे रुका हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है कि हमने पहले ही देख लिया कि हमारा जो वोल्टेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पैरामीटर बच गया, प्रेशर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि एट द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज डिलीवरी पॉइंट हमारा प्रेशर बढ़कर मिलेगा कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्रेसर है कौन कौन सा, ठीक है दोस्तों। अब हम कंप्रेसर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में देखते हैं है क्या क्या। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इनलेट है। यहाँ से क्या है, ये प्रैक्टिकल कंप्रेसर का पिक्चर लगा दिया है मैंने कि जो आपको समझने में ज़्यादा ये आपने पंप वगैरह में भी देखा होगा, जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें भी आपने देखा होगा। सबसे बात समझते हैं कि ये हमारा इनलेट पॉइंट है जहाँ से गैस इंटर करेगा। गैस इंटर करने के बाद ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये जो है आपका इम्पेलर है, ओके। इम्पेलर क्या होगा, जब चलेगा तो इसमें जो फंसी हुई हवा होगी, आपको बता दिया कि वो क्या होगा, वो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट्स है जो बाहर जो है इसमें क्या होगा, रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो किसी ना किसी पॉइंट जहाँ पे भी उसे ओपन एरिया मिलेगा वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए दिखा, ये इनलेट पॉइंट हो गया, ये इम्पेलर हो गया। डिफ्यूजर क्या है, जहाँ पे डिफ्यूजर में ये होता है कि वो क्या करता है कि अगर हमारा पहले का एरिया जो होता है डिफ्यूजर से पहले वो प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, वो भी
वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है कंटिन्यू और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। वो कैसे? जैसे कि हमारा नोजल क्या होता है, नोजल से पहले का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है और आगे टिप जो होता है छोटा होता है, तो उसके थ्रू जो भी जाता है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ा हुआ मिलता है आपको, प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिफ्यूजर की बात करते हैं, उसका यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपका एरिया कम है और जो डिफ्यूजर लगाते हैं वहाँ बड़ा होगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप करके वेलोसिटी ड्रॉप कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा और सिर्फ प्रेशर आउटपुट में कलेक्ट होगा, ठीक है। कलेक्टर वही कह दिया, जहाँ हमारे सेंट्रीफ्यूगल चिलर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे जो कलेक्टर है वो बेसिकली हमारा कंडेंसर है, ठीक है दोस्तों। आशा है कि यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि ये, अब इसके कुछ मुख्य पार्ट है, फिर उसे भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है आपका इम्पेलर है, ठीक है, ये आपका वेंस बोलते हैं, ये जो है इसको वेंस बोलते हैं। ये जो हब है, ये जो हब जो है ये मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये जो यही है नोजल, जहाँ से आपकी जो रेफ्रिजरेंट जो है या गैस इंटर करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया को हम केजिंग बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूट, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से वो हमारा रेफ्रिजरेंट एग्जिट होगा, मतलब आप आफ्टर ऑल कंप्रेस होने के बाद जिस पॉइंट से हम कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिले, वो वॉल्यूट से हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम अटैच कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर जो आपको, जिसको मैं बता रहा था कि विंड डिफ्यूजर है, जिसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है कि हमारे एयर को स्ट्रीमलाइन भी करता है, ठीक है। ये जो अगर किसी भी कंप्रेसर में अगर हमारे पास वेन डिफ्यूजर लगा हुआ है, ठीक है, और गाइडेड वेन भी लगा हुआ है, तो वो कंप्रेसर की जो इफ़िशियंसी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर एयर है, अगर ये जो देख पा रहे हैं जिसमें लाइनिंग से बना हुआ है, अगर ये नहीं होगा तो एयर जो है वो कहते हैं ना भाव टाइप का बनेगा, तो उससे प्रॉपर इफिशियंसी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कंप्रेसर के अंदर, जब इम्पेलर के ऊपर भी ये बना देते हैं, ठीक है, और दूसरा इस वीडियो में हमने बताया आपको वेंट डिफ्यूजर भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं साथ के साथ, जो कहता है हवा को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके, स्ट्रीमलाइन कर सके, जिससे हमारे चिलर कंप्रेसर की जो है ना बेटर इफिशियंसी मिल सके, ठीक है। अब आते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है आपका, उसका यूज हम किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में करते हैं, वहाँ पे कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इज द यूज्ड फॉर वेरियस टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड purity of the air in the enclosed space. Our goal is to provide the thermal comfort and acceptable indoor air quality, ठीक है। आप किसी होटल इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे भी फूड की सेफ्टी के लिए हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनके कमरे के एसी के लिए, आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो मशीन को ठंडा करने के लिए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, मॉल में चले जाए तो वहाँ पे भी आपको एसी मिलेगा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें एसी सिर्फ इंसानों के लिए कंफर्ट लेवल के लिए चाहिए। हम मशीनों के अगर लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमें उसे ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम जो कंप्रेसर यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। दोस्तों आशा है कि अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि नोजल क्या होता है। हमने बोला था, पहले बता दिया मैंने, कि जो नोजल होता है वो क्या करता है, आपके जो वो नोजल जो लगा होता है वो लगा होता है आपके यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्रेसर के पास में लगा होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं नोजल लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है कि जो इवोपरेटर से जो गैसेस फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट रिसीव होता है उसको प्रेशर को बढ़ा देता है, जैसे, और वो प्रेशर क्या होता है इस वेंस में फंस के फंस जाती है, जिसके बाद क्या होता है इसमें रोटेशन होता है।
रोटेशन होने के बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। केजिंग भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आउटर जो पेरिफेरल है, जो आउटर बॉडी है, इसको हम केजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मुझे डिस्कस करना था कि अगर कि किस तरीके से इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सकती है। तो अगर किसी भी चिलर में इनलेट गाइडेड वेन लगा हुआ है और यहाँ पे वेन डिफ्यूजर लगा हुआ है, उससे क्या हो जाता है, आपके चिलर की इफ़िशियंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में क्या क्या होता है। और दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर एराइज कीजिए, मैं आपको उसे सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आपके कंप्रेसर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे अभी तक वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।